नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद सिंह राज पुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए ऐसे न्यूज़ लेकर के आते हैं जो आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से या इवन इन जनरल इंपॉर्टेंट हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का जो मुद्दा है वो खास करके जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी है, मतलब हमारे यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी की बराबरी हो गई उनकी। उनका कहना था भाई ऐसा क्या है कि तुम लोग जो है वो एक बुशल मतलब 25 किलो होता है, 25 किलो भी तुम लोग हमसे कॉर्न इंपोर्ट नहीं करते हो। हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसिंग स्टेट, और तुम जो है वो हमसे एक बुशल भी कॉर्न एक्सपोर्ट नहीं करते हो। तो जान करके लेंगे कि इंडिया और यूएसए की इतनी नजदीकियां होने के बावजूद भी हम उनसे कॉर्न यानी कि मेज या हिंदी में कहे तो मक्का क्यों नहीं इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए, ये हिंदू के अंदर में एक हिंदी एक्सप्लेन्ड पेज के अंदर में ये वाला आर्टिकल आया था, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि यूएस चाहता है कि हम लोग जो है उनसे कॉर्न इंपोर्ट करें। उनसे पूछा भाई क्यों हम लोग तुमसे कॉर्न इंपोर्ट करें, तो वो कहते हैं कि भाई हम लोग जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और तुम लोग 140 बिलियन लोग, ठीक है, 101.4 बिलियन लोग या 140 करोड़ लोग हो करके भी हमसे 25 किलो तक का भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। यार ऐसा क्या है, जबकि तुम्हारा यील्ड जो है वो हमसे कम है। ओके, और इवन तुम्हारा इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर में पिछले साल तुमने अगर मतलब टोटल जो तुमने कॉर्न का प्रोडक्शन किया था वो 50 मेट्रिक टन इतना हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था। तो उसके उसमें आपने लगभग उसका एक 25% जो है वो आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए लगाया, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए लगाया, और उसके बाद भी तुम हमसे यार कौन इंपोर्ट नहीं करते हो। तकलीफ कहाँ है? तो चलिए इस तकलीफ को समझ करके लेंगे हम लोग कि तकलीफ एग्जैक्टली कहाँ पर आती है। सबसे पहले तो मुद्दा ये होता है कि कौन क्या है। ओके, जिसको हम लोग एज आई सेड कॉर्न यानी कि मक्का, ये मक्का जो है वो कैसे उगता है, कौन से इसको आपको एक बेसिक बायोलॉजिकल फीचर्स क्या है वो सब थोड़ा सा समझ करके लेंगे। तो साइंटिफिक नेम जो है वो उसका जी मेस एल। ओके, उसके अलावा इसको मेज कहा जाता है और यूएस के अंदर में खास करके इसे कॉर्न कहा जाता है। ओके, बायोलॉजिकल फीचर्स में इसकी C4 प्लांट जो है वो ये है, एफिशिएंट इन वाटर एंड CO2 यूसेज। अगर हम लोग इसके फीचर्स की बात करें तो इसको खास करके यूज किया जाता है फूड के लिए। ओके, तो मक्के का आटा, इनफैक्ट आप कॉर्न टिक्की खाते हो, कॉर्न टिक्की के ऊपर में जो हम लोग जो आटा लगाते हैं वो इसी का होता है। कॉर्न मील बनता है, स्वीट कॉर्न बनाया जाता है। फीड के लिए जो एनिमल्स हैं उनको जो फीड देनी होती है उसके लिए इसका यूसेज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री के अंदर में खास करके स्टार्च बनाने के लिए, ऑयल बनाने के लिए, बायोफ्यूल्स बनाने के लिए इसी का यूसेज होता है। और इसी से कॉर्न सिरप भी बनता है, इथेनॉल भी बनता है, प्रोसेस करने के बाद में ब्रिवरेजेस भी बनते हैं। ओके, और इसी से स्नैक्स भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एग्रीकल्चरल कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है? ओके, तो टेम्परेचर जो है उसको एक लगभग 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए एक लगभग जो है वो जर्मिनेशन के लिए इतना चाहिए, ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए 20 से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर इसको चाहिए। ओके, खास करके फ्लावरिंग एंड पॉलिनेशन के पीरियड में। उसके अलावा रेनफॉल एक मॉडरेट अगर रेनफॉल रही तो बढ़िया है। सॉइल के लिए वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सॉइल्स जो है इसको चाहिए होती है। सनलाइट, हाई सनलाइट चाहिए इसको, लॉन्ग डेज, एंड कॉर्न इज फुल सन क्रॉप। ओके, इसको सन जो है वो अच्छा खासा चाहिए, और खास करके फ्रॉस्ट फ्री डेज जो है वो इसके लिए चाहिए होता है मेजरली। ओके, अब अगर इसकी बात करें कि इंडिया के अंदर में ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो इंडिया के अंदर में मल्टीपल प्लेसेस है जहां पर इसको उगाया जाता है। ओके, तो हमारे खास करके इंडिया के जो कॉर्न प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर में आप कर्नाटक है, तेलंगाना है। ओके, तो कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है यहाँ पर। उसके अलावा आप लोग अगर देखो तो महाराष्ट्र में अच्छा खासा उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत प्रमाण है इसका, बिहार में इसको उगाया जाता है। तो ये हमारे मेजर कॉर्न प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। एंड मज़ेदार बात ये है कि ये हमारे यहाँ पे खरीफ और रबी इन दोनों सीजन के अंदर में इसको लिया जाता है। वैरायटीज में अब तक नेचुरल ही हम लोग ले रहे हैं, या फिर अगर कुछ हुआ है तो हमने पॉलिनेशन से जो हाइब्रिड टेक्निक से अगर कोई कॉर्न बनाए हुए हैं तो वो वाले कॉर्न हम लोग यूज करते हैं। ओके, जीएम मेज अभी तक इंडिया के अंदर में पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और एनिमल कंजम्पशन के लिए भी अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होते हैं?
बेसिकली इसके अंदर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसके जीन्स के अंदर में एडिटिंग करते हैं। तो एक क्या हुआ, एक हम लोग नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्निक होती है उससे हम लोग इनको बदलते हैं, दूसरा जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के तकनीक से आप इधर उधर आप लोग जो क्रॉस पॉलिनेशन कीजिए और उससे अगर आप लोग कोई क्रॉप बनाते हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल अपने इंडिया के अंदर में अडॉप्टेड है। ओके, इनपुट लेवल में तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमारा मैकेनाइजेशन आज भी बहुत ही कम है। मतलब इंडिया की बात करें, इंडिया किस तरीके से कॉर्न उगाता है, तो हमारे यहाँ पर मैकेनाइज जो वो काफी मैकेनाइजेशन काफी कम है। जो भी हो रहा है हाथों से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मर स्मॉल है। फार्मर स्मॉल क्यों है? क्योंकि उनकी लैंड स्मॉल है। तो इसके चलते हुए हम लोग जो है वो काफी ज्यादा लेस मैकेनाइज्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा डिपेंडेंस है मॉनसून के ऊपर में, ठीक है। लिमिटेड जो है वो इरिगेशन अपने यहां पर होता है। उसी के अलावा पेस्ट का इशू है, वेरिएबल रेनफॉल है, सॉइल फर्टिलिटी का इशू है, एक्सेस टू गुड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स का भी हमारे पास में इशू है। तो ये सभी इश्यूज फिलहाल के लिए इंडिया देखता है। बट एनीवेज हम लोग जो है वो मेजरली दो इसके क्रॉप्स जो वो लेते हैं। खरीफ जो है सोइंग विद रेन्स एंड रबी जो है वो सोइंग विद इरिगेशन, इस तरीके से इन लोग करते हैं। तो ये मेजरली इंडिया का पूरा पूरा तरीका है। अच्छा, यूएस किस तरीके से कौन उगाता है? यूएस जो है वो पूरी तरीके से मैकेनाइज उगाता है, हाई यील्ड हाइब्रिड्स है, और खास करके इन लोग जीएम क्रॉप्स भी उगाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड इन लोग क्रॉप्स उगाते हैं मेजरली। इनफैक्ट इनका जितना भी जो प्रोडक्शन है लगभग 350 मिलियन टन्स या मेट्रिक टन जितना इनका प्रोडक्शन है वो सारा का सारा इनका है। इसके अंदर में पेस्ट हार्बिसाइड वगैरह इन लोग सब एकदम अच्छे से यूज करते हैं। ओके, तो हार्बिसाइड रेजिस्टेंट वगैरह ऐसे इनके पास में ऑलरेडी क्रॉप के जो है वो होते हैं। तो मेजरली यूएस के अंदर में मिडवेस्ट है, आयोवा, इलिनोस है, नेब्रास्का है। तो अगर आप देखो तो ये सब कौन जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आयोवा है, इलिनोस है, इंडियाना है, विस्कॉन्सिन है, मिनेसोटा है, वगैरह वगैरह। अब मजेदार बात आप लोग देखिएगा, यूएस के अंदर में जो स्टेट्स कॉर्न उगाते हैं उन्हीं सभी स्टेट्स ने किसके लिए वोट किया है, आप देखिए यहां पर। ओके, तो आप लोग आयोवा की बात कीजिए, आयोवा ने किसके लिए वोट किया है? आयोवा सबसे ज्यादा कॉर्न प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है, ठीक है। उसके अलावा नेब्रास्का किसको वोट कर रहा है? कैंसस किसको वोट कर रहा है? उसके ऊपर आप लोग अगर मिनेसोटा सिर्फ छोड़ दें तो साउथ डकोटा की बात कीजिए, ओके, उसके ऊपर में और नॉर्थ डकोटा की बात कीजिए। तो ये सभी स्टेट जो है वो मेजरली किसके लिए वोट कर रहे हैं? ये सभी स्टेट मेजरली वोट कर रहे हैं यस, ट्रंप के लिए, क्योंकि रेड फॉर रिपब्लिकन। और ये सभी स्टेट जो हैं वो कॉर्न प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो कहीं ना कहीं इवन ट्रंप को चाहिए कि भाई हमारे जो ये स्टेट्स हैं जो मेरे लिए वोट कर रहे हैं उनका फायदा हो, और उनका फायदा करवाने के लिए अब आपको एक थोड़ा सा पीछे का पॉलिटिक्स भी समझ में आ रहा होगा। इनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते इन लोग इस तरीके से अपने साथ में कर रहे हैं कि भाई आप हमारा कॉर्न लो। तो कॉर्न वहां पर कैसे उगा रहे हैं? हाई यील्ड वेराइटीज। अच्छा, यहां पर भयंकर लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन होता है, बड़े बड़े हार्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े एकदम आप लोग प्लांटिंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक सारे इनके पास में बड़े बड़े जो है वो हार्वेस्टर्स है। इसी के अलावा अगर हम देखें तो इवन एडवांस सीड जेनेटिक्स है, प्रिसीजन फार्मिंग इनकी होती है, ओके, और खास करके स्प्रिंग प्लांटिंग इन लोग करते हैं, और अच्छा खासा इनके यहाँ पे है। रेनफॉल सफिशिएंट है इन सभी एरियाज के अंदर में, तो इनको इतना ज्यादा कोई इशू नहीं आता है, और इरिगेशन भी फैसिलिटीज इनके पास में है। सॉइल कंजर्वेशन, ड्रेनेज, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सब कुछ स्ट्रांग है। और इन सभी के वजह से अगर हम लोग कॉर्न का कंपैरिजन करें इंडिया के और उनका, ओके, तो आप लोगों को समझेगा कि हमारा यील्ड कैसा है और किस तरीके से हम लोगों का कंपैरिजन है। तो अभी आप लोग बस ये वाला फैक्ट और फिगर्स देखिएगा यहाँ पे। लगभग उनके यहाँ पर जो है वो एरिया अंडर मेज जो है वो एक 33,610 हेक्टेयर उनका है। वही इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 11,200 हेक्टेयर का जो एरिया है वो हमारा इसके अंडर में है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन की बात करें तो यूएस लगभग लगभग इन लोग 370 से 380 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन करते हैं। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 370 से 380 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन करते हैं। वही इंडिया की बात करें तो 42 से 43, और पिछले साल इन लोग लगभग जो 50 टन्स तक जो वो पहुंचे थे, ठीक है। इसका मतलब पर हेक्टेयर हमारा आउटपुट कितना है? पर हेक्टेयर हमारा आउटपुट लगभग 4 के करीब में है। इनका लगभग आप लोग 12 के करीब में पकड़ लीजिए, और इसीलिए वो कहते हैं कि भाई हमारा 3 गुना तुमसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। मतलब सेम लैंड, सेम कॉर्न, लेकिन इनका प्रोडक्शन 3 गुना ज्यादा।
आप देख रहे हो एक हेक्टेयर के अंदर में हम लोग अगर 3.78 टन्स अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो लोग 11.03 टन्स ले रहे हैं। इतना ज्यादा हम लोगों का फर्क जो है यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। फिर इसी के अलावा अब अगर रेट की बात करें, अगर पर केजी कॉर्न की रेट की बात करें तो पर केजी रेट जो है वो क्विंटल के लिए हमारे यहाँ पे 2300 से 2500 का रेट चल रहा है एमएसपी के हिसाब से। तो लगभग यहां पर जो है वो अपने को 23 से 25 रुपए केजी जो है वो पड़ता है। लेकिन वही इनका बुशेल के हिसाब से इन लोग करते हैं, मतलब 25 किलो के हिसाब से, और वो अगर इन लोग हम लोग निकाले तो इनका 14 से 15 रुपए पर केजी रेट जो है वो पड़ता है कॉर्न का। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं तो गड़बड़ियां होंगी कि इनको इतना सस्ता क्यों पड़ रहा है। तो इनको यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग सब्सिडी देती है, क्रॉप इंश्योरेंस देती है, प्राइस लॉस कवरेज देती है, रिस्क कवरेज देती है, बायोफ्यूल डिमांड के लिए अगेन इन लोग मैकेनाइजेशन वगैरह करवाते हैं। हमारे यहाँ पर एमएसपी है लेकिन मेजरली वीट और पैडी इसी के लिए चली जाती है और इन सब चीजों के लिए नहीं है। ओके, तो इसके चलते हम लोग अगर प्रोडक्शन का डिफरेंस देखें तो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का डिफरेंस दिखाई देता है। ओके, अब इन क्रॉप्स का मतलब इन कॉर्न का यूसेज कहां कहां पर होता है उसको हम समझते हैं, फिर हम मेन मुद्दे पर आ जाएंगे। इनका यूसेज कहां होता है भाई? ह्यूमन फूड के लिए मैंने आपको बताया कॉर्न फ्लोर, ठीक है, बेकरी से लेकर के आप लोग बर्गर कहिए उसमें जो आलू टिक्की वगैरह डाल रहे हैं उन सब में कॉर्न मील होता है, पॉपकॉर्न हम लोग खाते हैं, स्वीट कॉर्न खाते हैं, टोटिलाज में होता है, कॉर्न ऑयल बनता है, कॉर्न स्टार्च बनता है। ओके, फिर कॉर्न का सिरप बनता है जिसको हम लोग HFCSN ओके या HFCS भी बोलते हैं हम लोग। ओके, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। एनिमल की फीड के लिए इसको यूज किया जाता है, पोल्ट्री है, हॉग्स है, कैटल है। इंडस्ट्री में इसको स्टार्च एंड इथेनॉल के लिए यूज किया जाता है बायोफ्यूल के तौर पर। बाय प्रोडक्ट में इसमें से डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सोल्यूबल फॉर्म इथेनॉल प्लांट जो है वो आपको मिलता है जो एनिमल फीड में यूज किया जाता है। और अलग अलग सीरियल, स्नैक्स, बिवरेजेस ये हम लोग जो है वो सारी की सारी देख सकते हैं। इवन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अडेसिव्स यानी कि ग्लू वगैरह के अंदर में भी इसको जो है वो यूज किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के अंदर में भी यूज किया जाता है। तो कॉर्न के यूसेज जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ये है कि एज आई सेड हमारा जो है वो प्रोडक्शन काफी कम है उनके कंपैरिजन में, हम लोगों का यील्ड उन लोगों से काफी कम है, इनका इनफैक्ट रेट भी वहां पर काफी ज्यादा कम पड़ जाता है। बट उसके बावजूद भी उनका यही कहना है कि आप हमसे इंपोर्ट क्यों नहीं करते। तो देखते हैं कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो क्या फायदा होगा। अगर हमने इंपोर्ट किया तो उससे पॉजिटिव्स हैं और उसके कुछ निगेटिव्स हैं। पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव्स है कि भाई ठीक है, फिर अपने यहाँ पे जो सप्लाई शॉर्टेज है वो अपनी कम हो जाएगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर में हम लोग जो है वो इससे बना हुआ जो इथेनॉल है वो हम लोग यूज कर पाएंगे, तो अगेन उधर फायदा है। ठीक है, हायर क्वालिटी जो है उसका एक्सेस अपने को मिलेगा, रिड्यूस्ड सप्लाई प्रेशर होगा, और अगर प्रॉपरली मैनेज किया तो इंपोर्ट कुड ऑल्सो स्टेबलाइज द हमारी जो यहाँ की इंडिया की जो प्राइसेस है उनको भी स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन निगेटिव्स कहाँ है? निगेटिव्स इसके ज्यादा है। खास करके हमारा सबसे बड़ा इशू इनका जीएम कॉर्न को लेकर के है। हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है उसकी परमिशन मिली है और वो है यस जीएम कॉटन, क्योंकि उसको भी हम लोग कहीं पर भी हमारे फूड चेन के अंदर में नहीं आता इसलिए। लेकिन अगर वो इस तरीके से हमारे हर एक चेन के अंदर में आएगा तो हमारे लिए थोड़ी सी बुरा ही हो जाएगा। उसके अलावा टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हम लोग लगा करके रखे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे हमारे पास में निगेटिव इंपैक्ट भी है जो भी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों ने इनसे कॉर्न इंपोर्ट किया तो हमको निगेटिव इंपैक्ट फेस करने पड़ेंगे। वो यूएस बोला यार तुम लोग म्यांमार से ले रहे हो, लगभग 60% जो भी तुम्हारा इंपोर्ट कर रहे हो म्यांमार से कर रहे हो, बाकी बचा कुछ 40% वॉर ऑन यूक्रेन से कर रहे हो, तो हमसे तो करो ना। हम लोग बोले सही बात है, तुम जो है वो वर्ल्ड के मेज प्रोडक्शन के हीरो हो, सही बात है, इसके अंदर में आज तक तुम जो है वो रैंकिंग वाइज सबसे ऊपर रहे हो, लेकिन हमारे कुछ दिक्कत है। हमारी दिक्कत सबसे पहली जो है वो है जीएम इशू। सबसे बड़ा इशू हमारा यही है। आप कहते हो नहीं तो ठीक है ना, आप सिर्फ अपने एनिमल फीड के लिए यूज कीजिएगा। हम बोले देखो हम खाते नहीं है जीएम फूड अभी तक, और एनिमल फीड में भी देना नहीं चाहते हम लोग, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर है। ठीक है, फिर मेक्सिको से हम लोगों ने एक लेसन लिया हुआ है। इन्होंने जब एक नाफ्टा साइन किया था तो उसके बाद से यूएस कॉर्न इतना उनका शुरू हुआ, और उससे लगभग वहां के 10 लाख मेक्सिकन जो कॉर्न फार्मर्स थे उनकी हालत ही खत्म हो गई, खराब हो गई। मेक्सिको जो है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो गई। उसके अलावा यूएस कॉर्न की प्राइसेस लगभग हमारी 70% है। ओके, और इससे क्या होगा? डंपिंग की डंपिंग हमारे कंट्री के अंदर में होने वाली है यूएस कॉर्न की। फिर इसी के साथ साथ हमारा डोमेस्टिक इकोसिस्टम जो है
वो भी अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से हम लोग कॉर्न का इंपोर्ट वगैरह अगर बीच में ही करते हैं तो फिर किसान जो है वो कॉर्न उगाएंगे नहीं। ओके, और चीप इंपोर्ट से हमारे मेज फार्मर्स को नुकसान है, खास करके जो बिहार के हैं, जो पोल बाउंड स्टेट वगैरह भी आते हैं। ओके, इन सभी को ध्यान रखते हुए स्ट्रैटेजिक लॉजिक हमारा यही है। और देखिए सीधी सी बात है, हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि ताकि हमारे कंट्री के अंदर में हम लोग फॉरेक्स जो है वो बचा सके। अगर हम कॉर्न भी इंपोर्ट करके उससे अगर हम लोग इथेनॉल बनाने वाले हैं तो फिर इंपोर्टेज का काम बचा ही कहाँ? जो हम लोगों को जो पैसे देने थे वो तो वैसे ही हमको देने पड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सारा लॉजिक समझ में आया होगा कि कौन का सारा मुद्दा क्या है, और इन सभी चीजों को आप एकदम आर्ग्यू करने के लिए अच्छे से यूज कर सकते हो। शिक्षा महोत्सव चल रहा है, 2026 के एस्पिरेंट्स जो हैं वो अगर चाहते हैं तो अभी 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 हम फ्री देंगे। 2027 वाले जो हैं वो 12 महीने का लेते तो 12 महीने हम फ्री देंगे, प्लस एश्योर है। एश्योर का मतलब ये है कि अगर आपने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेस्ट दिए हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइव लेक्चर्स किए हैं, तो हम आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर 2028 की बात करें तो 2028 वालों के लिए 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 18 महीने का हम लोग फ्री दे रहे हैं। तो गाइज ये 19,999 कोड अरविंदा, ये ऑफर वापस नहीं आएगा, इस ऑफर का लाभ जरूर लीजिएगा। एश्योर प्रोग्राम क्या है? एश्योर प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है कि 2026 की जो एग्ज़ाम जो अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हो, ओके, तो आप एडमिट कार्ड सपोर्ट कीजिएगा, हम दीजिएगा। 400 घंटे एटलीस्ट आपने देखा हुआ होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 25 घंटे आपने एटलीस्ट प्रीलिम्स टेस्ट लाइव और 15 घंटे मेंस टेस्ट लाइव दी हुई होनी चाहिए, तो ही हम लोग इन सब चीज़ों को मानेंगे। ओके, बाकी यस, अनअकैडमी पर आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो एआई के साथ, और एआई असिस्टेंट होगा ऊना। लेट्स क्रैक इट, हैव अ ग्रेट डे, एंड डेफिनेटली आप लोग जो है वो सब्सक्रिप्शन का लाभ लीजिए मात्र 17,999 के अंदर। थैंक यू।